बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये स्टोरी मेरे साथ एक भाई ने शेयर की है और ये स्टोरी जो है ये वालिदैन के लिए बहुत अहम है। किस तरह से वो अपने बच्चों को अ, अनजाने में, क्योंकि जानते-बूझते तो कोई भी माँ-बाप अपने बच्चों को किसी भी गहरी खाई में नहीं फेंक सकते। बच्चों की शख्सियत को मस्ख़ नहीं कर सकते, लेकिन अनजाने में वो कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो इंसान की पूरी शख्सियत तबाह कर देती है। ना सिर्फ़ ये कि उनकी शख्सियत को तबाह कर देती है, बल्कि जो उनका फ्यूचर है वो बर्बाद हो जाता है। आने वाला वक़्त उनके लिए बदतरीन वक़्त बन जाता है। ये बच्चे वो होते हैं जो अपने माँ-बाप से कुछ ऐसी बातें सुन-सुन कर परवान चढ़ते हैं, जिसके बाद वो अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जो आप इन साहब की कहानी से अंदाज़ा लगाएँगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं पहले तो माज़रत करना चाहूँगी, माशाल्लाह बहुत लोग मेरे साथ अपनी स्टोरीज़ शेयर कर रहे हैं एंड आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल कि आप लोग मेरे साथ वो कहानियाँ शेयर कर रहे हैं, जो मैं फिर आगे अपने लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि ये अच्छी बातें हैं, वो बातें हैं जिनसे हमारे लोगों को कोई फ़ायदा होगा और किसी एक को भी फ़ायदा देना जो है ये बड़ा ही एक अच्छा काम है। वो फरमान है ना कि अगर आपने रास्ते में एक पत्थर हटा दिया कि इससे कोई ठोकर खाकर गिर ना जाए, तो कितना बड़ा ये एक सदका है। और ये एक सदका जारी है कि हम अच्छी बातें जो हैं, लोगों के कहानियों से जो सबक हम सीख रहे हैं उनको फैलाएँ, ताकि लोग उससे सीखें, कुजा इसके कि वो उन चीज़ों को उनसे गुज़रे और फिर वो सीखें, तो ठोकर खाने से पहले ही सीख जाएँ। तो ये जो स्टोरी है मेरे भाई ने शेयर की है, मुख्तसर सी कहानी है, लेकिन कहानी के अंदर बहुत से पहलू छुपे हुए हैं। ये साहब जो हैं ये बताते हैं कि इनके 2 भाई और भी थे और एक ये खुद तीसरे भाई थे और इनकी एक बहन थी। और ये अपने घर में सबसे छोटे थे और इनके 2 बड़े भाई थे और वालिदा जो है वो मतलब एक पढ़ी-लिखी खातून थी, स्कूल में पढ़ाती थी। वालिद जो थे वो भी एक अच्छी जॉब पर थे बैंक में और एक अच्छी घर की अपब्रिंगिंग थी और एक अच्छा गुज़ारा घर में होता था। अच्छा, इनका ये कहना है कि इनके घर में जो इनके बड़े 2 भाई थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन ये जो हैं ये थोड़े से वीक थे पढ़ाई में, जिसकी वजह से इनको हमेशा डाँट भी पिटती थी और जब नंबर कम आते थे तब भी इनको डाँटा जाता था। अब डाँटते हुए इनको हमेशा मिसाल दी जाती थी इनके बड़े भाइयों की, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, नंबर्स भी बहुत अच्छे लेते थे। ये कहते हैं कि मैं पढ़ता उनसे ज़्यादा था, लेकिन मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं आते थे, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था। वो ज़्यादा वक़्त खेलते थे, इम्तिहान से थोड़ी देर पहले जो है कुछ हफ्तों पहले पढ़ना शुरू करते थे और वो बेहतरीन नंबर ले लेते थे और मैं जो पूरा साल पढ़ता था और मैं जब एग्ज़ाम्स देता था, तो मेरे उस तरह से नंबर्स नहीं आते थे और उस पर हमेशा मुझे ये ताने सुनने को मिलते थे कि तुम कितने नालायक हो, तुम ठीक से नहीं पढ़ते हो, तुम बस किताबें रख के सामने बैठ जाते हो और इस तरह की चीज़ें। और फिर वो कहते हैं कि उसके साथ-साथ एक और चीज़ होना शुरू हो गई कि जैसे-जैसे वक़्त आगे गुज़र रहा था, तो अगर वो अपनी कोई राय देते थे घर में, कोई गाड़ी खरीदनी है या कोई घर में नई चीज़ हो रही है, तो कहते हैं कि उनकी बात को उनके फ़ादर जो है सुन कर कई दफ़ा ऐसे झिड़क देते थे कि "ओह यार तुझे क्या पता है? ओह यार तुझे क्या पता है? तू क्या जानता है?" और वो कहते हैं कि भाइयों की बात को वो सुनते भी थे और उसके ऊपर अमल भी करते थे और मेरी बात जो है वो इग्नोर कर दी जाती थी। अच्छा, फिर वो अब ये कहते हैं कि अब मैं अगर सोचूँ तो मैं ये समझता हूँ कि शायद मैं छोटा था, तो छोटे बच्चों की जो बात होती है उसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती है, बड़े जो है वो ज़रा समझदार समझे जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि वो जो अंदाज़ था ना उनका कहने का मुझे, कि "ओह तुझे क्या पता है?" वो मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया कि मुझे लगा कि जैसे मुझे कुछ दुनिया का पता ही नहीं है और मैं कोई बड़ा ही नालायक सा इंसान हूँ। फिर उसके बाद जब पढ़ाई में भी इस तरह की बातें सुनने को मिलती, तो वो कहते हैं कि मेरी शख्सियत कमज़ोर से कमज़ोर होती चली गई। अच्छा, ये बातें जो है उनको उन्होंने अपनी एक फिर ट्रीटमेंट कराई है बाकायदा, अपना साइकोलॉजिस्ट को मिले फिर इस एज में आके जब उनकी उम्र अभी 34 साल है। वो कहते हैं कि मैं जब साइकोलॉजिस्ट से मिला, मैंने उनसे ये सारी बातें की और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे अपने आप को समझने का मौका मिला कि मैं ऐसा क्यों बन गया हूँ। तो कहते हैं कि उसकी वजह जो है बहुत डीप डाउन थी, बहुत मेरे बचपन से जुड़ी हुई यादों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें थी, जिसने मुझे आज दुनिया में इस जगह पर पहुँचा दिया है। अच्छा, अब हुआ क्या है उनके साथ आखिर में वो तो मैं बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा इधर आ जाते हैं। अब ये साहब जो है ये कहते हैं कि मुझे कोई भी बात कहने से पहले अब ये पहले ही अंदाज़ा हो जाता था कि मेरे वालिद तो कहेंगे तुझे क्या पता है? ये चीज़ें जो है मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ देह थी। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जब मैंने मैट्रिक किया साइंस में, तो मैंने सोचा कि मैं जो है एफएससी प्री इंजीनियरिंग में जाऊँगा। मैं प्री इंजीनियरिंग में जाना चाहता था, लेकिन मेरे वालिद ने मेरा एडमिशन जो है प्री मेडिकल में करा दिया और तब भी जब मैंने उनसे कहा कि यूँ, तो उन्होंने कहा कि ओए तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्या पता है? तुम क्या जानते हो?
तो जो हम बता रहे हैं हमें ज़्यादा बेहतर पता है। फिर उसको समझाया भी प्यार से और डाँटा भी और जिस तरह भी। वो कहते हैं मैंने एडमिशन तो ले लिया लेकिन मेरा दिल बिल्कुल ना लग सका क्योंकि ये मेरी चाहत ही नहीं थी। और उसके बाद कहते हैं मेरा और डाउनफॉल शुरू हुआ, मैं बायो में फ़ेल हो गया। जब मैं बायो में फ़ेल हुआ तो मुझे बहुत बातें सुनने को मिली। पूरे ख़ानदान में मेरी बड़ी जगहसाई हुई कि इतने इंटेलिजेंट फैमिली का बच्चा जिसके भाई जो है वो टॉपर्स हैं। मेरे भाइयों ने मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर्स लिए। फिर उसके बाद उन्होंने प्री मेडिकल में एडमिशन जब लिया तो उसमें वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे वहाँ पे भी नंबर्स लिए। तो बड़ा एक हमारे घर का पढ़ाई वाला माहौल था। बहन भी जो है वो भी उनकी डॉक्टर है। तो वो कहते हैं कि इन सब में मैं जो हूँ एक ऐसा था कि जो बिल्कुल एक लूज़र था और इस चीज़ ने मुझे बिल्कुल ही पढ़ाई से मुतनफ़्फ़िर कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकूँगा। उसके बाद चारों नाचार इन्होंने मुझे बड़ा मतलब सेल्फ फाइनेंसेस के ऊपर इन्होंने कोशिश की कि किसी तरह मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, लेकिन नंबर इतने कम थे और वो बायो को उन्होंने दोबारा पेपर भी दिया, फिर भी उनका वो मामला नहीं बन सका। और उसके बाद चारों नाचार उन्होंने बायोलॉजी बॉटनी में गालबन हाँ जी, बॉटनी में उन्होंने बैचलर्स जो है वो करना शुरू किया। वो कहते मैं बहुत डिसहार्ट हो गया था कि मेरा तो सब्जेक्ट पहले ही मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूँ, कोई इंजीनियरिंग की तरफ जाऊँ या फिर और मेरा एरोनॉटिक्स की तरफ था शौक, लेकिन मुझे फाइनली जो करना पड़ा वो बिल्कुल ही मेरी सोच के अगेंस्ट था। तो अब क्या होता है जनाब कि ये साहब जो हैं ये कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में इतना अपने आप को नाकाम समझने लगा कि मैं पढ़ाई में तो बिल्कुल रह ही गया। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे वालिदैन ने सोचा कि चलो अब ये इससे कुछ हो तो नहीं रहा, तो चलो हम इसे कोई बिज़नेस करा देते हैं। जैसा कि आमतौर पे सोचा जाता है कि चलो अब कुछ तो कराना है, धक्का करें इसको, कुछ करें किसी तरह। बैचलर्स कहते हैं चारों नाचार मैंने किया, 3rd डिवीज़न में मैंने पास किया। मेरे वालिदैन ने मुझे बिज़नेस कराया। ये कहानी बड़ी सबक आमोज़ है, इसको गौर से सुनिएगा क्योंकि ये शायद गलतियाँ हम ना दोहराएँ अपनी ज़िंदगी में। हुआ क्या इनके साथ? अब जब इन्होंने बिज़नेस शुरू किया ना, ये कहते हैं कि जब मैं बिज़नेस कर रहा था, तो बिज़नेस करते हुए मुझे अपने ऊपर एतबार नहीं था। मैं जब कोई बड़ा डिसीज़न लेने लगता था, जिस तरह मेरे वालिद ने मुझे वो उन्होंने कहा कि एक दुकान जो है वो खोल के दी जिसमें बहुत से आलात और मतलब इंस्ट्रूमेंट्स थे, बहुत कुछ था। ये गालिबन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शॉप थी कोई। तो वो कहते हैं कि मैं कोई डिसीजन नहीं कर पाता था कि मुझे जब बाइंग करनी होती थी तो मुझे फ़िक्र लगी होती थी कुछ हो ना जाए। और वो कहते हैं कि मैं इतना वो कन्फ्यूज़ हो जाता था कि मैं गलत फ़ैसले कर जाता था और उसकी वजह से मुझे कारोबार में नुकसान हुआ। मैं बहुत परेशान घबराए रहता था और तब फिर मुझे झिड़कियाँ सुनने को मिलती थी और मैं इस कदर इस चीज़ से परेशान हो गया। आप यहाँ से अब सुनिए कि इन साहब के साथ हुआ क्या, कि ये आहिस्ता-आहिस्ता डिप्रेशन और टेंशन को दूर करने के लिए पहले सिगरेट और सिगरेट से फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये नशे की तरफ जाना शुरू हो गए। जब ये नशे की तरफ जाना शुरू हुए, घर वालों को शुरू में तो इल्म नहीं हुआ, लेकिन जब बहुत तेज़ी से दुकान की चीज़ें जो हैं वो बिकना शुरू हुई, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि इसकी हालत क्या है। उसके बाद फिर मामला रिहैबिलिटेशन सेंटर तक गया। एक तरह से रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना इस लड़के के लिए, इवन मैं एक चीज़ बीच में मिस कर गई कि इनकी शादी का मामला था। ये कहते हैं कि मैं जिस लड़की को पसंद करता था, मैंने चाहा कि उससे मेरी शादी हो जाए, तो वहाँ पर भी मुझे ये कहा गया कि ये लड़की जो है ये तुम्हारे काबिल नहीं है, हमारी फैमिली के काबिल नहीं है, जबकि मैंने भी बैचलर्स किया था, उसने भी बैचलर्स किया हुआ था। लेकिन उसका खानदान जो है वो मेरे माँ-बाप को इस लायक ना लगा और उन्होंने वो रिश्ता भी खत्म कर दिया। इस चीज़ ने भी उनको बहुत डिसहार्ट किया और उन्हें ऐसा लगा कि मैं ज़िंदगी का कोई भी फैसला नहीं कर सकता। उनकी कुव्वत जो है डिसीजन करने की, डिसीजन मेकिंग की, बिल्कुल खत्म होके रह गई और इस चीज़ ने उनको इतना ज़्यादा धकेल दिया नशे की तरफ कि इनको फिर फाइनली इनकी फैमिली को रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाना पड़ा। ये इन साहब की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था। शायद यहाँ से इनकी ज़िंदगी ने एक अच्छा रुख लेना था। और यहाँ पर क्या होता है कि जब ये रिहैबिलिटेशन सेंटर जाते हैं, पेरेंट्स इनके अच्छे वेल ऑफ थे, भाई अच्छे वेल ऑफ थे, भाइयों ने मिलकर सपोर्ट किया, कुछ बाहर थे, उन्होंने इसको बाकायदा एक बहुत अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाला जहाँ पर पैसे खूब लिए जाते हैं लेकिन केयर भी बहुत ज़्यादा की जाती है। वहाँ पे उनको अल्लाह की तरफ से डॉक्टर भी बहुत अच्छे मिल गए। अब वहाँ पर क्या हुआ कि जब इनकी वहाँ पे जब आपकी ट्रीटमेंट होती है तो आपको साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट सबसे आपको बिठाया जाता है, आपकी हिस्ट्री में घुसा जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो वहाँ पर उनकी जब डिटेल कॉन्वर्सेशंस हुई और वहाँ से डॉक्टर्स जो हैं जड़ तक पहुँचे और फिर जब ये डॉक्टर्स काउंसलिंग करते हैं, जो अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर के डॉक्टर्स होते हैं, तो वो फैमिलीज़ को भी साथ बिठाते हैं। तो उन्होंने जब इनके वालिद को, वालदा को, इवन इनके भाइयों को, इनकी बहन को, इनके भाई जो बाहर थे उनको उन्होंने बाकायदा ऑनलाइन लिया और उनके साथ भी गुफ्तगू की, जबकि उनका इंटरेक्शन इतना नहीं था भाई के साथ, लेकिन उसके बावजूद ये काउंसलिंग जो होती है ये फैमिली के हर मेंबर के साथ होती है। फिर जब हुई और जब चीज़ें निकली तो इनके वालिद जो है वो बड़ा इस चीज़ पे
पे पशेमान भी हुए, गिल्टी भी हुए, बड़ा रोए भी। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि मैं अनजाने में अपने बेटे की शख्सियत को मैंने किस तरह से मस्ख़ कर दिया। फिर उसके बाद इन सब ने मिलकर उसे खड़ा किया। जब वो घर आया तो उसको उन्होंने बड़ा अच्छे से हैंडल किया, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया और आज वही लड़का जो है, उसकी चेन्स है बाकायदा मोबाइल फ़ोन के आउटलेट्स हैं उसकी, और उसकी बड़ी अच्छी जगह शादी भी हो गई है। एक और जगह हुई है, वहाँ तो वो लड़की की शादी कहीं और हो गई। लेकिन वो कहते हैं कि मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ उस रिहैबिलिटेशन सेंटर का, उस डॉक्टर का, जिन्होंने मेरे मसले को ना सिर्फ़ ये कि समझा बल्कि मेरा बॉन्ड मेरे माँ-बाप के साथ जोड़ा, वो जो बिल्कुल बिखर गया था शहराज़ा। शायद मैं कहीं बहुत गहराई में गिर कर ख़त्म हो गया होता आज, लेकिन ये अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने उसे नई ज़िंदगी दी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ, आप ज़रूर बताइए कि एक जुमला, "अरे! तू कुछ नहीं कर सकता, तुझे कुछ नहीं आता।" उसने एक शख्स को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अगर वालिदैन इतने स्ट्रॉन्ग ना होते, अगर इतना अच्छा रिहैबिलिटेशन सेंटर और डॉक्टर ना मिलता, तो ये शख्स जो है ये दुनिया से जा चुका होता। माँ-बाप अपनी औलाद को खो देते और उनको शायद कभी पता भी ना लगता कि हमने उसके साथ किया क्या था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इस स्टोरी को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।